यूपीएससी मेंस के जितने भी टॉपिक्स हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर यूपीएससी मेंस के अंदर पूछा जाता है तो उसके पहले कुछ कीवर्ड्स लगे होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी होती हैं जो लगी होती हैं, उनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे आंसर देने से पहले। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन के अंदर कॉन्ट्रास्ट लिखा हुआ है, या मान लीजिए किसी के अंदर कंपेयर लिखा है, या मान लीजिए किसी के अंदर लिखा है डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंशिएट लिखा है, तो अगर इस कीवर्ड से वो क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो हमें कैसे वो देखना है। सबसे पहले आप देखो कि कॉन्ट्रास्ट अगर लिखा हुआ है, कॉन्ट्रास्ट मतलब होता है कि प्रकाश डालना, ठीक है। अब मान लो कि आपको बोला जाए कि अंधेरे में आप हो या आप छत पे खड़े हो, ठीक है, आप अपने घर के छत पे खड़े हो और नीचे पूरी लाइट चली जाती है, ठीक है, लाइट चली जाती है, तो आपसे बोला जाता है कि आप कॉन्ट्रास्ट करो, मतलब ऊपर से आप अपने फ़ोन की लाइट जलाओ और लाइट जला करके देखो कि नीचे क्या क्या दिख रहा है, तो उतना एरिया आपने हाईलाइट कर दिया, ठीक है, उतना एरिया आपने हाईलाइट कर दिया। उसका मतलब ये होता है कि जो कॉन्सेप्ट है शार्पली उनको हाईलाइट करना है। जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जैसे यही पूछता है कि व्हाट इज एथिक्स, सिंपल सा पूछ लेता है कि व्हाट इज एथिक्स, या पूछ लेता है व्हाट इज नॉर्मेटिव एथिक्स, ठीक है। तो आपको एथिक्स के जो मेन कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट को आपको बता देना है, मतलब आपको हाईलाइट करना है उन सारे कॉन्सेप्ट को। उसमें आपको कहाँ कहाँ फोकस करना है, डिफरेंसेस पे फोकस करना है, अपोजिट एस्पेक्ट पे फोकस करना है, डिस्टिंक्शन पे फोकस करना है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जैसे आप ऊपर से जब टॉर्च जलाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि आप किसी चीज़ को छुपा दोगे, जो जो दिख रहा है वो सब उसमें होना चाहिए, हाईलाइटेड होना चाहिए। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि कॉन्ट्रास्ट में क्या लिखना होता है। अब एग्जामिनर क्या वांट करता है आपसे, क्लियर डिस्टिंक्शन वांट करता है वो, ठीक है, उसको एकदम एनालिटिकल कंपैरिजन चाहिए। अगर आप कंपैरिजन लिख रहे हो किसी भी चीज़ का तो उसको एनालिटिकल कंपैरिजन चाहिए, अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स भी होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन होगा ही होगा, पॉइंट वाइज डिफरेंसेस होंगे और कंक्लूजन होगा। ये तो आइडियल सिचुएशन हो गई आंसर राइटिंग की, ठीक है, आइडियल सिचुएशन है आंसर राइटिंग की। उसके साथ साथ आप यहाँ पर देखोगे, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो जैसे अभी एग्जांपल में अब ये दिया गया है, जैसे अब यहाँ पे हम देखेंगे, जस्ट अ मिनट, इसमें हम देखेंगे कि इसमें ये दिया गया है कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में आपको अंतर बताना है। तो इसकी जो मेन पॉइंट, जैसे प्राइवेट ओनरशिप होती है कैपिटलिज्म, स्टेट ओनरशिप होती है, इसमें प्रॉफिट मोटिव होता है, इसका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट होता है। कैपिटलिज्म का जो मोटिव रहेगा, कैपिटलिज्म का जो मोटिव रहता है वो रहता है आपका प्रॉफिट मेकिंग। जैसे आप देख रहे हो रिलायंस है, उसके बाद आप रिलायंस के बाद इसमें आप जैसे देख रहे हो कि अडानी है, तो इनका जो मेन काम है वो है प्रॉफिट मेकिंग। लेकिन सोशलिज्म का ये काम नहीं होता। सोशलिज्म मतलब कि डीपीएसपी जो बोलता है, ठीक है, आर्टिकल 38 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हमको सोशल ऑर्डर मेंटेन करना है, सोशल ऑर्डर हमको मेंटेन करना है। तो कैसे होगा मेंटेन, वो सरकार करती है अलग अलग स्कीम्स के साथ ऐसे। तो एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट आप समझ गए होंगे अच्छे से, इसके ऊपर आप आंसर लिख के आप अपलोड करिए, हम उसको चेक करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कंपेयर। कंपेयर में क्या है कि भाई सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस दोनों ही डिस्कस करने होते हैं। अगर कंपेयर की बात आती है, जैसे फंडामेंटल राइट्स है और डीपीएसपी है, इन दोनों के बीच में कंपेयर करने के लिए आ जाता है कि आप जो है कंपेयर करिए फंडामेंटल राइट्स को और डीपीएसपी को। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इंट्रो में कोई भी आप इस तरीके से कोई भी डेटा यूज़ कर सकते हो, कोई भी आर्टिकल से शुरुआत कर सकते हो, इसकी किसी कमेटी से शुरुआत कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से शुरुआत कर सकते हो, यहाँ शुरुआत आपने करी। उसके बाद एफआर और एसआर में, आप एफआर और डीपीएसपी में आप सिमिलरिटीज़ करोगे, ठीक है। उसके बाद जितने भी केसेस हैं, गोलकनाथ केस है, ठीक है, जितने भी केसेस आप उनको लिखोगे, फिर डिफरेंसेस बताओगे कि इन दोनों में अलग क्या है। अब जैसे आप सिमिलरिटी की बात कर रहे हो तो सिमिलर इन दोनों में क्या है, जैसे कि फंडामेंटल राइट जो है, ठीक है, वो जस्टिसेबल है, ये तो डिसिमिलर मतलब डिफरेंस है, ये जस्टिसेबल है, और डीपीएसपी जो नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है, ये वेलफेयर स्टेट बनाने की बात करता है, ये पुलिस स्टेट बनाने की बात करता है, ठीक है। और फंडामेंटल राइट मतलब पुलिस स्टेट क्या मतलब, ये बोलता है कि ठीक है। तो सिमिलरिटी मतलब क्या है, सिमिलरिटी की बात करता है, जैसे कि आप देखो दोनों ही बोलते हैं एजुकेशन के बारे में, प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है, डिसिमिलरिटीज हो गई। तो इसमें इसका गोल्डन रूल क्या है कि कंपेयर का मतलब है डिस्कस करना है आपको, सिमिलरिटी और डिफरेंसेस दोनों ही आपको इसमें देखने हैं। अब आ जाओ डिफरेंशिएट पर। डिफरेंशिएट का मतलब क्या है कि इसमें आपको इंट्रोडक्शन, पॉइंट वाइज डिस्टिंक्शन और कंक्लूजन, तीन चीज़ें लिखनी है। अब डिफरेंशिएट का मतलब साफ साफ क्या है, डिफरेंशिएट का मतलब होता है, डिफरेंशिएट का मतलब है साफ साफ कि आपको अलग अलग बताना है। जैसे अगर क्वेश्चन आ जाता है कि वेदर और क्लाइमेट, तो आपको इन दोनों के बारे में अलग अलग सारी चीज़ें बतानी है। जैसे आप बता रहे हो उसमें कि शॉर्ट टर्म है, ठीक है, आप इसमें बोल रहे हो लॉन्ग टर्म है, चेंजेस है। तो डिफरेंशिएट मतलब कि अलग अलग आपको डिफरेंस बताने हैं, ठीक है, और वो डिफरेंस एकदम क्लियर होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म लिख दिया, यहाँ पे आपने लिख दिया कि चेंज डेली। इसमें आप पॉइंट वाइज भी बता सकते हो और टेबल फॉर्मेट भी बता सकते हो, लेकिन मेंस के अंदर क्या रहता है कि टेबल फॉर्मेट में कम बनाना चाहिए, क्योंकि इससे टाइम जो है बहुत ज़्यादा वो कंज्यूम होता है, और हमें टाइम बहुत बचाना होता है, क्योंकि हमें 9 मिनट के आसपास, 9 के हमें 8 से 9 मिनट के अंदर एक आंसर लिखना होता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है उधर, तो ये आपको जरूर देखना है, ठीक है। तो हमने ये इतने देख लिया, उसके बाद हम दूसरे और भी इसमें देखेंगे अभी। अब बताइए जो नेक्स्ट है वो हमारा है एक्सप्लेन, एक्सेस, ये एक्सेस है, ठीक है, रिव्यू और ट्रेस।
एक्सप्लेन जो क्वेश्चन बोलता है, एक्सप्लेन का मतलब तो होता है भाई कंप्लीटली हमको उस कॉन्सेप्ट को समझाना है, उसके अंदर क्या क्या इशूज़ हैं उनको भी, वाई और हाउ वाला जो कॉन्सेप्ट है, क्यों और कैसे दोनों चीज़ें हो रही हैं, इनको दोनों को हमें इसमें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें वाई और हाउ का कॉन्सेप्ट हमेशा इसमें याद रखना है। जैसे कि अब इंट्रो कॉन्सेप्ट को हमें एक्सप्लेन करना है, उसके बाद उसकी जो कॉजेज है, फंक्शनिंग और इम्पैक्ट वो, और कंक्लूजन। अभी जब आप क्रिटिकली एग्जामिन और क्रिटिकली एनालाइज वाले फीचर पे आप जब चलोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में कितनी ज़्यादा डेप्थ है और यूपीएससी किस लेवल का डायनेमिक नेचर से पूछता है वो। ठीक है, कितना वो डायनेमिक नेचर से पूछता है। हमने चैनल पर और भी जो मेंस की आंसर राइटिंग हो रही है ना, तो उसमें हमने डाल रखा है, तो हमें वो आप देख सकते हो कि कैसे आंसर राइटिंग की जा रही है। ठीक है, तो इसमें एग्जामिनर क्या चाहता है हमसे, जब एक्सप्लेन लिखा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, जब एक्सप्लेन लिखा है क्वेश्चन के अंदर, तो क्लैरिटी चाहिए अंडरस्टैंडिंग की, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए और कॉज इफेक्ट लिंकेज चाहिए। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन से पूछा गया है, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया, तो हमें पहले तो सबसे पहले हमें जब इंट्रो में हम लिखेंगे तो हमें किसी डेटा से शुरुआत करनी है। ठीक है, या तो हमें किसी रिपोर्ट्स को देखना है या किसी करंट अफेयर से शुरू करना है। शुरू करने के बाद में जब हम बॉडी पे आएंगे ना, तो बॉडी पे आके हमें इन्फ्लेशन, उसके साथ साथ क्या है इन्फ्लेशन, क्यों है और कैसे है, ये सारी चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेंगी। उसके साथ साथ जितने भी इसके जो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है, ठीक है, जैसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, स्क्यू इन्फ्लेशन है, ठीक है, और आपका डिसइन्फ्लेशन है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन है, ये सारे हमको बताने पड़ेंगे। उसके साथ साथ इनके एग्जांपल्स भी हमें देने पड़ेंगे। जितना ज़्यादा आप एग्जांपल दोगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का जो आंसर है वो मजबूत होता है और एग्जामिनर उसको समझ पाता है कि बंदा मुझे समझा पा रहा है कि नहीं समझा पा रहा है। ठीक है, तो आप एक्सेस का मतलब आप समझते हो कि किसी चीज़ का एक्सेस होना। जैसे आपके पास लाइब्रेरी है, ई लाइब्रेरी का है, तो उसका एक्सेस होना। ठीक, अभी आप जैसे मैच देखते हो हॉटस्टार पर, तो उसका एक्सेस होना मतलब हर चीज़ आपको मिल जानी चाहिए। तो जब आपने क्वेश्चन देखा कि वुमेन है एसएसजी इन रूरल डेवलपमेंट, तो हमें इससे रिलेटेड हर चीज़ इनको बतानी है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, वुमेन एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ऑपरेशनल चैलेंजेस, ये सारे हमें बताने हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा जजमेंट बेस्ड आंसर रहता है, ये इम्पैक्ट असेसमेंट भी होता है, इसका लिमिटेशंस भी हमें इसमें बतानी पड़ती हैं। जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब हमको पता लगेगा कि ये क्वेश्चंस कैसे लिखे जाते हैं, इनके आंसर्स। ठीक है, रिव्यू का मतलब समीक्षा करना। समीक्षा मतलब समीक्षा में तो हर चीज़ आ जाती है, जितना बेटर आप लिख सकते हो समीक्षा के अंदर उतना बेटर आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो उसका इम्पैक्ट जो है आपके आंसर पर रहेगा और एग्जामिनर भी उस चीज़ को समझता है। ठीक है, तो ओवरऑल एग्जामिनेशन हमें इसका करना पड़ता है, परफॉर्मेंस भी चेक करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मनरेगा के ऊपर अगर आंसर आ जाता है, क्वेश्चन लिखने को आ जाता है मनरेगा के ऊपर, तो मनरेगा के ऊपर हमें कैसे लिखना है, तो हमको उसका ओवरऑल एवोल्यूशन करना पड़ेगा। ओवरऑल एवोल्यूशन जब तक नहीं करेंगे तब तक हम उस आंसर को सही से नहीं लिख पाएंगे और एग्जामिनर उसमें नंबर नहीं देगा। ठीक है, तो जैसे अभी आ रहा है क्वेश्चन, हमने इसमें डाला है कि रिव्यू इंडियाज़ क्लाइमेट पॉलिसी इन रिसेंट ईयर। ठीक है, तो इंट्रो में तो हम पूरा का पूरा डेटा को ही लिख देंगे। ठीक है, या गवर्नमेंट का जो अभी नीति आयोग का डेटा है वो लिख देंगे, या IQ ईयर का जो डेटा है वो लिख देंगे। ठीक है, उसके साथ साथ फिर हम पेरिस एग्रीमेंट है हमारा जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, वहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये सारा जो क्लाइमेट चेंज का डेटा है वो सब कुछ हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ रिव्यू करना है, तो रिव्यू में हमें ओवरऑल एवोल्यूशन भी करना है, प्रोग्रेस एनालिसिस भी करनी है। ठीक है, प्रोग्रेस एनालिसिस भी करनी है। प्रोग्रेस एनालिसिस मतलब जैसे क्लाइमेट चेंज के लिए जो भी, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है, ठीक है, और आपका पेरिस एग्रीमेंट है, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं, चैलेंजेस हैं जो लिए हैं, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला जो फंडा है पूरा वो आप इसमें लिख सकते हो, एक लाइन में उसका एग्जाम्पल देके आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हो जाती है। यहाँ से रिव्यू वाला पूरा पोर्शन खत्म हो जाता है। रिव्यू, इसके जब आंसर लिखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ट्रेसेस में क्या है, किसी कॉन्सेप्ट में इवेंट है या डेवलपमेंट की जर्नी या हिस्ट्री है, तो उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को एक्सप्लेन करना रहता है। ठीक है, और जब भी ट्रेस वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें आप देखना कि हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रहता ही रहता है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रहने की वजह से हमें उसमें ट्रेसेस पूछा जाता है। ठीक है, तो उसमें टाइमलाइन का बड़ा खेल होता है। तो टाइमलाइन इसमें आपको दिखानी होती है, उस टाइमलाइन को समझाना रहता है कि कैसे वो वर्किंग है। ओके, तो और एग्जामिनर इसमें क्या वांट करता है, एग्जामिनर इसमें हमसे जानना चाहता है कि टाइमलाइन की अंडरस्टैंडिंग हमको है कि नहीं है, हिस्टोरिकल जो कंटिन्यूटी है वो हमको है कि नहीं है, और स्ट्रक्चर्ड नरेशन। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड नरेशन वो आपसे जानना चाहता है। जब भी आप बॉडी के अंदर इस चीज़ को लिखोगे तो बॉडी के अंदर लिखने से क्या होगा कि हमें टाइमलाइन बेस्ड लिखना है, टाइमलाइन बेस्ड लिखना है। ठीक है, तो ये हमने 4 3 7 कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए यहाँ पे। बाकी अगला हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।